रूप साफ साफ नजर आ रहा है। और मैंने कहा था जैसे जैसे चुनाव निकट आएंगे ये आंधी सुनामी में बदल जाएगी। जिन्होंने देश को लूटा है, जिन्होंने देश को बर्बाद किया है, आज हिंदुस्तान में उनके बचने की कोई संभावना नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे हिंदुस्तान में मैं जा रहा हूं, घूम रहा हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में एक प्रदेश में, हिंदुस्तान के एक भी प्रदेश में कांग्रेस को डबल डिजिट सीट मिलने वाली नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी राज्य ले लेना, और कुछ राज्य तो ऐसे होंगे जहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। भाइयों बहनों, आमतौर पर चुनाव में मतदाता मतदान करता है सरकार को लाने के लिए या सरकार को निकालने के लिए, लेकिन ये चुनाव ऐसा है कि जहां लोग सरकार को निकालना तो चाहते हैं, लेकिन साथ साथ सरकार में बैठे हुए लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मूड में है। भाइयों बहनों, आमतौर पर जो दल सत्ता में होता है उसको हटाने के लिए सारे दल इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, योजना बनाते हैं, इनको हटाना है, इस मूड में काम करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें सत्ता दल हो, विरोधी दल के कुछ लोग हो, सत्ता दल के कुछ साथी हो, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, इस बात के लिए मोदी न आ जाए। दिल्ली में बैठी हुई सरकार और उनके पाप के भागीदार ये योजनाएं कर रहे हैं। सत्ता में से हटाने के लिए लोग इकट्ठे हुए हो, ऐसा तो बात बार हुआ है, लेकिन विपक्ष में से कोई आ जाए, इसको रोकने के लिए इकट्ठे हुए हो, ये देश में पहली बार हुआ है। कुछ भी करो, मोदी को रोको। जो करना पड़े करो, सच हो झूठ हो कुछ भी हो, मोदी को रोको। इतना डर क्यों है भाई? इतना डर क्यों है कांग्रेस वालों को? क्या लगता है आपको? ये डर क्यों रहे हैं? ये थर थर कांप क्यों रहे हैं? भाइयों बहनों, कांग्रेस के साथियों को पता है, एक बार अगर मोदी आ गया तो 16 मई के बाद उनकी जगह कहां होगी, इनका भली भांति उनको पता है। वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं। मोदी को रोकने के लिए भांति भांति की तरकीबें कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के मेरे मित्रों, कान खोल करके सुन लो,
ये लोकतंत्र है। जनता जनार्दन ये ईश्वर का रूप होती है और जब जनता आशीर्वाद देती है तो तुम्हारे कोई हथकंडे काम नहीं आते हैं। और इसलिए ये हाथ की चालाकियां बंद करो। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी बड़ी कमाल की पार्टी है। वो पहले आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, थोड़ी देर में हाथ दिखाते हैं और फिर हाथ चालाकी करते हैं और फिर देखते ही देखते हाथ की सफाई शुरू हो जाती है। भाइयों बहनों, 60 साल तक हाथ की सफाई होती रही है। अब देश इन चीजों को सहन करने के लिए तैयार नहीं। ये दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है। जो देश इतना नौजवान हो, जिसके पास 70 करोड़ से ज्यादा नौजवान हो, वो देश क्या नहीं कर सकता है। आप मुझे बताइए दोस्तों, हम हिंदुस्तान को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? हम देश को ताकतवर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हम दुनिया में हिंदुस्तान माथा ऊंचा करके खड़ा रहे, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन भाइयों बहनों, न कांग्रेस के पास ऐसी इच्छा शक्ति है, न ऐसी समझ है, न ही उनके अंदर वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके देश के लिए सोचने के लिए समय है। और इसलिए भाइयों बहनों, 70 करोड़ नौजवानों का देश लंबे अरसे तक संकटों के बीच जी नहीं सकता। इस प्रकार की हालत में जी नहीं सकता। देश के नौजवान को क्या चाहिए? क्या हिंदुस्तान का नौजवान ये कहता है कि मेरे घर के आगे आकर के मर्सिडीज गाड़ी रख दो? क्या देश का नौजवान ये कहता है कि मेरे नाम बंगलो कर दो? देश के नौजवान को अवसर चाहिए, रोजगार का अवसर चाहिए। वो मेहनत करने को तैयार है, वो पसीना बहाने को तैयार है, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन खपाने के लिए तैयार है। लेकिन कोई उन्हें मौका तो दे। भाइयों बहनों, हमारा देश भाग्यवान है। हमारे पास 3 ताकतें ऐसी है जिसकी तुलना तीनों एक साथ हो, ऐसा हमारे साथ स्पर्धा कर सके, ऐसा दुनिया में आज कोई देश नहीं है। एक है हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड, नौजवान देश है। दूसरे एक बात के लिए हम गर्व कर सके, हमारे पास है डेमोक्रेसी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, हमारे यहां भरपूर डिमांड है। ये 3D डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोक्रेसी एंड भरपूर मात्रा में डिमांड, ये तीनों एक साथ आज दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। और इसलिए
उसका सही उपयोग कैसे हो, नौजवान को कुछ कर दिखाने का अवसर कैसे मिले, रोजगार का अवसर कैसे मिले, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसके लिए जरूरत है, आज सारी दुनिया में, आप दुनिया के किसी भी देश के नेता का भाषण सुनिए, दुनिया के हर देश में एक बात की बड़ी चर्चा हो रही है। हर सरकार, हर नेता, अमेरिका जैसा समृद्ध देश हो तो भी, यूरोप का कोई देश हो तो भी, चाइना हो तो भी, एक ही बात करता है, स्किल डेवलपमेंट। अकेला भारत ऐसा है कि जो स्किल डेवलपमेंट में दुनिया में सबसे पीछे खड़ा है। हमारे नौजवानों के हाथ में हुनर चाहिए, स्किल चाहिए। अगर उनमें स्किल है तो वो अपनी बुद्धि, शक्ति, क्षमता से भारत के विकास में योगदान दे सकता है। उसे अवसर चाहिए। भाइयों बहनों, कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, भ्रष्टाचार नहीं जा सकता, ऐसा ही कहते हैं ना। भाइयों बहनों, आप मुझ पे भरोसा कीजिए, भ्रष्टाचार जा सकता है। नियत चाहिए, इरादा चाहिए और मरने मिटने की तमन्ना चाहिए। दोस्तों, कुर्सी पर चिपकने रहने की तमन्ना वाले ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। नौजवान रोजगार चाहता है, बेचारा दिन में 10 जगह पे एप्लीकेशन करता है, रिटर्न टेस्ट देता है, कहीं से इंटरव्यू का नंबर लग जाता है, और जैसे ही इंटरव्यू का नंबर लग जाता है तो इंटरव्यू में कैसे पास होना उसकी चिंता कम करता है। वो सोचता है यार किसी की पहचान ढूंढ लो, किसी की सिफारिश ढूंढ लो, किसी के पास कोई दलाल मिल जाए जो मुझे इंटरव्यू में पास करवा दे। यही होता है ना भाइयों। फिर बोली जाती है इस नौकरी के लिए इतना लाख, इस नौकरी के लिए इतना लाख, यही चलता है ना। मुझे बताइए भाइयों, अगर नौजवानों को 15-15, 20-20 लाख रुपए दे करके रोजगार लेना है तो आकर के वो क्या करेगा? पहले ही वो अपने रुपये निकालेगा कि नहीं निकालेगा? तो भ्रष्टाचार बंद होगा क्या? तो भ्रष्टाचार का दरवाजा पहले से ही बंद करना पड़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने छोटे रूप में एक प्रयोग किया। मेरे यहां टीचर की भर्ती करनी थी। अब टीचर की भर्ती करने के लिए पूरी प्रोसेस कर सकते थे हम। एग्जाम लेते, इंटरव्यू कॉल निकालते, रुपये पैसों का खेल भी करने वाले कर लेते। हमने क्या किया? हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी युवाओं से। हमने कहा आप शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य एक्टिविटी में जो भी किया है सब ऑनलाइन पर डाल दो, आपके सर्टिफिकेट स्कैन करके रख दो। और फिर कंप्यूटर को पूछा कि इसमें सबसे टॉप मार्क वाले 15,000 की लिस्ट निकालो। कंप्यूटर ने वो लिस्ट निकाल दी। हमने कहा कोई इंटरव्यू नहीं करना है। ये कंप्यूटर ने जो 15,000 नाम दिए उसमें से 13,000 जो पहले वाले हैं उनको ऑर्डर दे दो, और कोई हाजिर नहीं होता है तो जो 2,000 वाले हैं उसमें से उनको मौका दे दो। कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। ये ह्यूमन इंटरफियरेंस को जितना हम रोकेंगे, हम भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं। भाइयों बहनों, राज्य नीति आधारित होना चाहिए, पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होना चाहिए। अगर पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है
ब्लैक एंड व्हाइट में पॉलिसी लिखी गई है तो किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार नहीं रहता है। और जहां डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार नहीं होता है वहां भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हो जाती है। उसको घर बैठे पता रहता है कि मुझे मिलने की संभावना है कि नहीं संभावना है। फिर कोई दलाल नहीं आ सकता है, तो रुपये पैसों का खेल नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भ्रष्टाचार को रोकने की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। देश के सामने भ्रष्टाचार एक भयंकर संकट है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का हम देशवासियों ने फैसला करना होगा। और ये चुनाव एक मौका है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपके सपनों को पूरा कर सकूं। अब कांग्रेस बचने वाली नहीं है और न ही कांग्रेस देश को बचा सकती है। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी का एक सपना अधूरा रह गया है, उसको हमें पूरा करना है। क्या महात्मा गांधी का सपना पूरा करने के लिए मेरी मदद करोगे? पूरी ताकत से जो दूर दूर खड़े हैं ना, वो भी बोले, क्या आप महात्मा गांधी का सपना पूरा करने के लिए मेरी मदद करोगे? क्या महात्मा गांधी का सपना पूरा करोगे? आपको पता है गांधी का सपना क्या था? भाइयों बहनों, जीवन के अंतकाल में महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरी अंतिम इच्छा है कि अब ये कांग्रेस को बिखेर दो, कांग्रेस को समाप्त करो। महात्मा गांधी को पता था कि कांग्रेस पार्टी देश को बर्बाद कर देगी। महात्मा गांधी को पता था कि कांग्रेस पार्टी देश चलाने के लिए योग्य नहीं है। और वो दीर्घदृष्टा थे। उस महापुरुष ने कहा था कि हो सके जितना जल्दी इनको बिखेर दो। लेकिन बापू की बात किसी ने मानी नहीं। भाइयों बहनों, अब ये जनता जनार्दन का काम है कि हम बापू की बात पे भरोसा करें और कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान इस सपने को पूरा करने का काम करें। भाइयों बहनों, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया, मैनिफेस्टो आया। उसको पढ़ करके लगता है वो घोषणा पत्र नहीं है, वो धोखा पत्र है। धोखा वो धोखा दे रहे हैं, जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। भाइयों बहनों, वो एक ही प्रकार की टैप रिकॉर्ड को बजाते रहते हैं, टैप रिकॉर्ड को बजाते रहते हैं। हिंदुस्तान को आपकी टैप रिकॉर्ड सुनते सुनते कान पक चुके हैं। हिंदुस्तान को तो ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 2004 में वादा किया था, 2009 के घोषणा पत्र में भी वादा किया था। उन्होंने कहा था वे 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। एक बार उन्होंने कहा था कि हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। मैं जरा पूछना चाहता हूं नौजवानों, दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? आपको दिया है रोजगार? आपको दिया है रोजगार? अरे पूरी ताकत से बोलो, दिया है? किसी को रोजगार मिला है? भाइयों बहनों, आंकड़े बोलते हैं। वाजपेयी जी की सरकार 6 साल रही। वाजपेयी जी की सरकार 6 साल रही और 6 साल में उन्होंने 6.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया। और ये मैडम की सरकार 10 साल रही और 10 साल में उन्होंने सिर्फ 1.25 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया। भाइयों, आप बताइए। और फिर भी
झूठ बोलने की इनकी ताकत तो देखो यार, इनकी हिम्मत देखो। ये कितनी मोटी चमड़ी के लोग हैं जी। कुछ न करने के बाद इस बार फिर बोल रहे हैं, फिर धोखा पत्र में लिख दिया 10 करोड़ को रोजगार दे देंगे। भाइयों बहनों, शहजादे इन दिनों चुनाव में गुजरात को ललकारते हैं, गुजरात की चर्चा करते हैं। आप मुझे बताइए भैया, क्या ये चुनाव गुजरात सरकार चुनने के लिए है क्या? जरा जवाब दो तो। क्या इस मतदान से गुजरात की सरकार चुनी जाएगी क्या? क्या वहां का सीएम को चुनना है क्या? क्या वहां का एमएलए चुनना है क्या? चुनाव है प्रधानमंत्री का, है कि नहीं है? चुनाव लोकसभा का है कि नहीं है? चुनाव दिल्ली में सरकार बनाने के लिए है कि नहीं है? चुनाव एमपी चुनने के लिए है कि नहीं है? चुनाव प्रधानमंत्री चुनने के लिए है कि नहीं है? तो चर्चा देश की सरकार की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने पिछले 10 साल में केंद्र में कैसी सरकार चलाई, इसका हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उन्होंने क्या क्या किया वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कब कब किया वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कब किया, किसके लिए किया, कैसे किया, क्यों किया, किस प्रकार से किया, दिन में किया कि रात में किया, देश में रखा कि विदेश में रखा, ये सारी बात आपको देश को बतानी चाहिए। लेकिन अपने कामों का तो हिसाब नहीं दे रहे और कह रहे मोदी मॉडल आया है, गुजरात मॉडल आया है, ये विकास का गुब्बारा फूट जाएगा। अरे शहजादे, आपकी पार्टी के 18 मुख्यमंत्री 2002 में गुजरात में आए थे और ऐसे ही गुब्बारे के झूठ चलाए थे और आपका झूठ का गुब्बारा गुजरात की जनता ने स्वीकार नहीं किया था। आपने साथ में आकर के भी वही किया था और अभी 2012 के दिसंबर में आकर के भी आपने यही झूठ फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन आपका झूठ गुजरात की जनता के गले नहीं उतार पाए थे। जनता को सच दिखाई दे रहा था, जनता को विकास दिखाई दे रहा था और इसी के कारण बार बार गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनती रहती है। और शहजादे जी, आपको लगता है कि गुजरात मॉडल सिर्फ गुब्बारा है? मैं जरा पूछना चाहता हूं, क्या आपको आपकी माताजी पर भरोसा है क्या? और सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आपको आपकी माताजी पे भरोसा है कि नहीं है? देश जानना चाहता है। क्या आप अपनी माताजी में विश्वास करते हो क्या? अरे शहजादे जी, आपकी माताजी जिस राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, उस राजीव गांधी फाउंडेशन ने गुजरात को नंबर 1 घोषित किया था। गुजरात नंबर 1 घोषित। क्या आपकी माताजी की बातों में भी आपको गुब्बारा नजर आता है क्या? क्या आपकी माताजी भी गुब्बारे छोड़ती है क्या? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव में अपने काम का हिसाब नहीं दे रही है। उन्होंने 100 साल में महंगाई दूर करने के लिए कहा था भाई? कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई दूर करने के लिए कहा था? जरा बोलो तो, कहा था? महंगाई गई? उन्होंने वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा?
आप नाता तोड़ोगे? उन्होंने वादा तोड़ा, आप नाता तोड़ोगे क्या? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस को सदा सर्वदा के लिए विदाई करने की जरूरत है। हमारा किसान मारा जा रहा है। गन्ने का किसान, उसको पूरा दाम नहीं मिल रहा है। चीनी के कारखाने जगह जगह पर बंद पड़े हैं। कॉटन पैदा करने वाला किसान बेमौत मर रहा है। भाइयों बहनों, जितने नौजवान हमारे देश के सेना के जवान युद्ध में मरे हैं, उससे ज्यादा हमारे देश के किसानों ने आत्महत्या की है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया, भारत का भाग्य बदलने के लिए, देश के नौजवानों को रोजगार का अवसर देने के लिए, किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए, गरीब से गरीब व्यक्ति को रहने के लिए घर मिले, घर में नल हो, नल में पानी हो, घर में बिजली हो, घर में एक शौचालय हो, निकट में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो, बुजुर्गों के लिए अस्पताल की व्यवस्था हो। क्या ये सपना हम पूरा नहीं कर सकते? ये सपना लेकर के मैं आपके आशीर्वाद लेने आया। मुझे गुजरात के अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, ये देश शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। अगर ठीक से उसका नेतृत्व किया जाए, ये देश दुनिया में अपना नाम रोशन करने की ताकत रखता है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के उज्जवल के भविष्य के लिए 2014 के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाइए। इसी एक अपेक्षा के साथ आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की।